Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our science book of 8th class in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 8th क्लास की साइंस बुक. Dear students, as you know we have completed our third lesson in our previous video. अपने पिछले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपना थर्ड लेसन जिसका नाम था संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक. ये लेसन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. टुडे वी हैव टू स्टार्ट. आपने क्या सीखा पॉइंट्स आज हमें स्टार्ट करने हैं. इस लेसन के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको स्टडी करना और उसके बाद में इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आंसर देना शुरू करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. आपने क्या सीखा वाले पॉइंट्स जो कि इस लेसन के खास पॉइंट्स हैं और एक तरह से इस लेसन की समरी है, इसलिए इन पॉइंट्स को बहुत ही केयरफुली आप रीड करें. मैं आपको रीड और एक्सप्लेन करके बता रहा हूं और आप लोगों को कंसंट्रेट होकर के इनको सुनना चाहिए और समझना चाहिए. आपने क्या सीखा. पॉइंट नंबर 1, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक प्राकृतिक रेशों की भांति बहुत बड़ी इकाइयों से निर्मित होते हैं जो बहुलक कहलाते हैं. बहुलकों के बारे में हमने पढ़ा है कि एक चेन जो बनती है एक एक इकाई को जोड़कर, जैसे माला बनती है फूलों की, एक एक फूल को एक माला में पिरोने से जो एक पूरी माला बन जाती है वो बहुलक कहलाती है. तो इकाइयों के दोहरान से जो एक स्ट्रक्चर बनता है वो बहुलक कहलाता है, जिसको पॉलीमर कहते हैं. तो ये संश्लेषित रेशे भी प्राकृतिक रेशों की भांति बहुत सारी इकाइयों से बने होते हैं जो बहुलक कहलाते हैं. बहुलक अनेक छोटी इकाइयों से बने होते हैं, निर्मित होते हैं. पॉइंट नंबर 2, जबकि प्राकृतिक रेशे पौधों और पशुओं से प्राप्त होते हैं, संश्लेषित रेशे पेट्रो रसायनों के रासायनिक प्रक्रमण से प्राप्त होते हैं. जमीन के अंदर से जो पेट्रोलियम निकलता है जिसमें से फिर कई चीजें अलग अलग की जाती है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोम, उसी के प्रोसेसिंग से ये प्राकृतिक रेशे बनाए जाते हैं. प्राकृतिक रेशों की भांति इन रेशों को भी कपड़ों के रूप में बुना जा सकता है. जैसे प्राकृतिक रेशे ऊन है, सूत है, इनको बुना जा सकता है, ऐसे ही कृत्रिम रेशों को भी बुना जा सकता है. संश्लेषित रेशों का उपयोग घरेलू वस्तुओं जैसे रस्से, बाल्टियां, फर्नीचर, पात्र आदि से लेकर वायुयानों, जलयानों, अंतरिक्ष यानों, स्वास्थ्य सेवा आदि उच्च विशिष्टता वाले उपयोगों में किया जाता है. यानी दोनों प्रकार का उपयोग है संश्लेषित रेशों का, घर में भी है और उच्च स्तर पर भी इनका उपयोग किया जाता है. नेक्स्ट, संश्लेषित रेशों के वृहद निर्माण हेतु यानी ज्यादा निर्माण हेतु उपयोग में लिए गए रसायनों के प्रकार के आधार पर उन्हें रेयोन, नाइलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक नाम दिए गए हैं. इनके बारे में हमने पढ़ा है लेसन में, कैसे कैसे ये अलग अलग टाइप के संश्लेषित रेशे होते हैं. ये जो नाम अभी आपन ने पढ़े हैं वो. नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न प्रकार के रेशे अपनी प्रबलता, जल अवचूषण क्षमता, दहन प्रकृति यानी जलने की प्रकृति, मूल्य, चिर स्थायित्व यानी लंबे समय तक बने रहने के गुण आदि गुणों में परस्पर भिन्नता रखते हैं. अलग अलग जो रेशे हैं उनके अलग अलग गुण हैं. किसी में क्या गुण है, किसी में क्या गुण है, सबके अलग अलग गुण हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज, आज प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती. चाहे घर हो या बाहर, प्लास्टिक सभी ओर है. नेक्स्ट पॉइंट, प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण हितैषी नहीं है. प्लास्टिक से जो अपशिष्ट बनता है, प्लास्टिक से जो कूड़ा करकट बनता है, प्लास्टिक को जलाने से जो गैस बनती है, उसके जो अपशिष्ट बनते हैं वो पर्यावरण हितैषी नहीं है. जलाने पर ये विषैली गैसें उत्पन्न करते हैं. भूमि पर डाल देने से इन्हें अपभ्रष्ट होने से कई वर्ष लग सकते हैं. सैकड़ों सालों तक ये अपघटित नहीं होते. ऐसा इनकी जैव अनिम्नीकरणीय प्रकृति के कारण होता है. दो प्रकार के पदार्थों के बारे में हमने पढ़ा, जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय. तो ये जो प्लास्टिक होते हैं ये जैव अनिम्नीकरणीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए ये अपघटित नहीं होते सरलता से. सैकड़ों वर्ष इनको लग जाते हैं. हमें आवश्यकता है कि
संश्लेषित रेशों और प्लास्टिक का उपयोग इस प्रकार करें कि हम उनके अच्छे गुणों का आनंद ले सकें और साथ ही सजीव समुदायों के पर्यावरणीय संकट को न्यूनतम कर सकें। यानी इनकी जो अच्छाइयां हैं वो हम यूज कर सकें और पर्यावरण का संकट भी उत्पन्न न हो, इस तरह से हम इनका उपयोग करें। तो ये थे इस लेसन के कुछ खास पॉइंट्स जिसमें इस लेसन की खास बातें थी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि है अभ्यास। ये आपको रिटर्न वर्क में करना है आपकी नोटबुक में। हैंडराइटिंग का ध्यान रखें और चीज़ों को लर्न करते जाएं, क्योंकि आपको अगले सैटरडे को टेस्ट देना है। और जो पिछली बार टेस्ट तक जो सिलेबस था उसके आगे जो भी आपको रिटर्न वर्क करवाया गया है वो सारा आपके टेस्ट में आने वाला है। तो चीज़ों को अच्छी सुंदर हैंडराइटिंग में आप रिटर्न वर्क भी करें और इनको लर्न करने की भी कोशिश करें। अभ्यास प्रश्न संख्या 1, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? यानी संश्लेषित का मतलब क्या है, ये संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? तो लेसन के स्टार्टिंग में ही अपन ने ये आया था, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। यहां से लिखना है आपको, संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित का मतलब क्या है? बनाए गए। जो बनाया हुआ होता है वो संश्लेषित कहलाता है। तो मनुष्यों के संश्लेषित रेशे जो है वो मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित कहलाते हैं। ये इसका आंसर लिखना है कि ये संश्लेषित क्यों कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। रेयोन एक संश्लेषित रेशा नहीं है। वैसे तो संश्लेषित रेशा ही है, लेकिन यहां पर लिखना चाहिए इनको पूर्ण संश्लेषित नहीं है। रेयोन संश्लेषित रेशा नहीं है ऐसा अपन नहीं कह सकते हैं। रेयोन पूर्ण रूप से संश्लेषित नहीं है, तो यहां पर एक पूर्ण लिख देने से ज्यादा अच्छा रहता। रेयोन एक पूर्ण संश्लेषित रेशा नहीं है, क्योंकि इसका रूप रेशम के समान होता है, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है। तो ये दोनों जो पॉइंट है इससे कोई लेना देना नहीं है संश्लेषित रेशों का, क्योंकि संश्लेषित रेशा किसी के भी समान हो सकता है, उसको बुना भी जा सकता है। लेकिन जो रेयोन है वो काष्ठ लुगदी यानी लकड़ी की लुगदी से प्राप्त किया जाता है। और लकड़ी की लुगदी क्या है? ये प्राकृतिक चीज है, ये कृत्रिम चीज नहीं है। इसका जो बनने का स्रोत है वो प्राकृतिक चीज है। लकड़ी की लुगदी से ये रेयोन बनता है। हालांकि इसमें केमिकल भी मिक्स होते हैं, इसलिए इसको पूर्णतया कोई प्राकृतिक रेशा नहीं है। ये रेयोन ये पूर्णतया न तो प्राकृतिक है न पूर्णतया संश्लेषित है, इसलिए ये बीच का है। क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है वो तो प्राकृतिक है, लेकिन फिर इसका केमिकल ट्रीटमेंट भी होता है, इसमें केमिकल्स भी ऐड होते हैं, तब ये बनता है। तो यहां पर ये पॉइंट जो सेकंड ऑप्शन है आपके, वो इसका आंसर होगा कि ये संश्लेषित रेशा नहीं है। ये मतलब मानव निर्मित नहीं है, क्योंकि इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, लकड़ी की लुगदी से। तीसरा प्रश्न है, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क में है संश्लेषित रेशे अथवा रेशे भी कहलाते हैं। यानी क्या क्या नाम है इनके? संश्लेषित रेशे जो है और क्या क्या कहलाते हैं? तो ये संश्लेषित रेशे कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं, एक तो कृत्रिम अथवा मानव निर्मित। संश्लेषित रेशे कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं, जो कहलाता है, जो क्या कहलाता है? जो पॉलीमर कहलाता है। पॉलीमर से ही बनते हैं ये। तो कच्चा माल क्या है? संश्लेषित रेशों का कच्चा माल क्या है? पॉलीमर है। संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक क्या है? बहुलक। पॉलीमर भी लिख सकते हैं, बहुलक भी लिख सकते हैं, मतलब एक ही है। तो प्लास्टिक की भांति संश्लेषित रेशे भी क्या है? बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 4, नाइलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए
जो नाइलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाते हों। ऐसी दो वस्तुएं बताइए जिससे पता लगता हो कि नाइलॉन का जो रेशा है वो बहुत ही प्रबल होता है, बहुत मजबूत होता है। तो ऐसा दिखाने वाले दो वस्तुएं कौन कौन सी है? तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पैराशूट की जो रस्सियां होती है और एक जो पहाड़ों पर चढ़ने की रस्सियां होती है वो नाइलॉन की बनाते हैं। देखो यहां से आपको आंसर लिखना है, नाइलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी किया जाता है। एक नाइलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। तो यहां तक आप लिख देंगे तो ये क्लियर हो जाता है कि नाइलॉन कितना मजबूत होता है। तो ये एक तो पैराशूट की रस्सियां और ये जो पहाड़ों पर चढ़ने की रस्सियां, अगर ये मजबूत नहीं होगी तो कोई भी टूट जाएगी तो जान को हानि हो सकती है। इसलिए इसकी मजबूती इसी से पता चलती है कि इनका उपयोग ऐसे किया जाता है। तो दो चीजों के नाम बताने थे, तो पैराशूट की रस्सियां और पहाड़ों पर चढ़ने की रस्सियां। वो जो मैंने आंसर बताया था वही आपको लिख देना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु, यानी खाने पीने की चीजों को संचयन यानी स्टोर करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। कि प्लास्टिक के पात्रों का उपयोग क्यों किया जाता है खाने पीने की चीजों को, खाद्य पदार्थों को संचयन करने में प्लास्टिक के जो पात्र होते हैं उनका उपयोग क्यों किया जाता है? 3 लाभ बताइए। तो 3 लाभ क्या हैं? देखिए 3 लाभ क्या है? एक तो नंबर से लिखना आप इसको पॉइंट लगाकर। पहला पॉइंट आपको लगाना है प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है, इसलिए प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। ये पॉइंट लगा देना आप और इसमें डैश लगा के लिखना, प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते, इनका संक्षारण आसानी से नहीं होता, इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। 1 नंबर हो गया, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया और यहां से आपको स्टार्ट करना है, यहां तक 1 पॉइंट हो गया। दूसरा नंबर 2 पॉइंट लिखना आपको, प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। और यहां उस पॉइंट में आपको ये यहां से लिखना है, पॉइंट लगाना है वो। और दूसरा और दूसरे में ये प्लास्टिक बहुत हल्का, प्रबल, चिरस्थायी और विभिन्न आकारों और साइजों में ढाला जा सकता है, अतः ये विभिन्न उद्देश्य हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो ये एक सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड जो पॉइंट आप बना सकते हो वो यहां पर बना हुआ नहीं, आपको बनाना है, प्लास्टिक सस्ता होता है। ये थर्ड पॉइंट बनाना है और लिखना है, प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं, ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। बस ये 3 पॉइंट आपको लिखने हैं। 3 पॉइंट आ गए जिसके कारण से इनको संचयन के लिए उपयोग किया जाता है। एक तो ये अभिक्रिया नहीं करते इसलिए चीज खराब नहीं होती, ये अपन ने लिख दिया। दूसरा ये हल्के होते हैं, मजबूत होते हैं और चिरस्थायी होते हैं, तो इसलिए भी इनको स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। और तीसरा पॉइंट लिखा हमने कि ये सस्ते होते हैं इसलिए ये ज़्यादा उपयोग में किए जाते हैं। तो ये 3 उपयोग आप, ये 3 जो है प्रमुख लाभ जो है वो आपको लिखने हैं जिस तरह से मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 6, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको यहां पर मिल जाएगा, देखिए यहां से आपको लिखना है, प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलता पूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। फिर इसमें यह भी लिख देना, पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है। ये यहां तक एक तो हो गया थर्मोप्लास्टिक। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिख देना, दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक, जैसे ये पैराग्राफ चेंज किया हुआ ना, ऐसे आपको भी पैराग्राफ चेंज करना है। दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। 2 उदाहरण है बेकेलाइट और मेलामाइन।
तो दोनों का अपन ने परिभाषा दे दी, उनका उदाहरण दे दिया, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये इस तरह से दोनों का लिखना आपको। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। डेगची के हत्थे। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऊष्मा का कुचालक। देखिए मैं जो बोल रहा हूं ना वो आपको लिखना है इसके डैश लगा के। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऊष्मा का कुचालक होता है। डेगची को जब अपन गर्म करते हैं तो उसके हत्थे भी गर्म होते हैं, और हम अगर वो ऊष्मा का कुचालक नहीं होंगे तो हम उनको गर्म होने के कारण पकड़ नहीं पाएंगे। चूंकि डेगची के हत्थे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं जिससे वो गर्म नहीं होते और हम डेगची के हत्थों को आसानी से पकड़कर डेगची को उतार सकते हैं। तो ये आपको लिखना है इसमें। दूसरा है विद्युत प्लग स्विच और प्लग बोर्ड। ये थर्मोसेटिंग से क्यों बनाए जाते हैं, इसमें डैश लगा के लिखना है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है, अर्थात उसमें से विद्युत धारा आगे बह नहीं पाती, और इसी गुण का उपयोग करते हुए विद्युत प्लग स्विच और प्लग बोर्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं ताकि करंट अंदर से बाहर हमें नहीं लगे और हम करंट से बच सकें। तो ये दोनों क्यों बनाए जाते हैं ये अपन ने इसमें लिख दिया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते में वर्गीकृत करें। तो एक सारणी बनानी है आपको 2 कॉलम की। एक तरफ लिख दो आप पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और दूसरी साइड में लिख दो पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं। ऐसे 2 कॉलम की एक टेबल बना दी आपने। अब मैं जो चक्रित किए जा सकते हैं उन पे मैं निशान लगा रहा हूं, वो तो आपको एक साइड में लिख देने हैं वो सामग्रियां, और जो नहीं निशान लगाऊंगा वो उधर लिख देना है दूसरी तरफ। तो पुनः चक्रित किनको किया जा सकता है, जो नरम होते हैं। जो एकदम कठोर होते हैं उनको पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता। नरम जो प्लास्टिक होता है उसको पुनः चक्रित किया जा सकता है। तो यहां पर देखिए टेलीफोन यंत्र तो बहुत कठोर होता है तो इसको पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता। खिलौनों को किया जा सकता है। कुकर के हत्थे भी बहुत कठोर होते हैं, इनको नहीं किया जा सकता। सामग्री लाने वाले थैले किए जा सकते हैं पॉलीथीन वाली। बॉल पॉइंट के पेन किए जा सकते हैं। प्लास्टिक के कटोरे किए जा सकते हैं। विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण किए जा सकते हैं। प्लास्टिक की कुर्सियां किए जा सकती है। विद्युत के स्विच नहीं किए जा सकते हैं। तो जिन जिन पे टिक मार्क लगाया है वो तो इस सारणी में लिख देंगे आप, और जिन पे नहीं लगाया हुआ है टिक मार्क वो नहीं किए जा सकते हैं। इसमें कुल मिलाकर बात यह है कि जो नरम है पर प्लास्टिक वो गर्म करने से हम उसको वापस पिघला सकते हैं और उसको फिर नए सांचों में डाल सकते हैं। लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है वो फिर एक बार सेट होने के बाद में नहीं पिघलती है और उसको हम पुनः चक्रित नहीं कर सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9। राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है। गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित? कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। तो इसमें मैं जो बोल रहा हूं वो आपको लिखना है अपनी नोटबुक में। मैं राणा को गर्मियों के लिए सूती कमीजें खरीदने की सलाह दूंगा क्योंकि सूती वस्त्र प्राकृतिक रेशों से बने होते हैं जो कि पसीने या पानी को अपने अंदर अधिक अवशोषित कर सकते हैं बजाय कृत्रिम रेशों के, खड़ी पाई। और गर्मियों में हमारी शरीर से पसीना अधिक निकलता है और उस पसीने को सूती वस्त्र ज़्यादा अच्छी तरह सोख पाते हैं और हम अच्छा अनुभव करते हैं। इसलिए हमें सूती वस्त्र से बनी हुई कमीज गर्मियों में खरीदनी चाहिए और राणा को भी खरीदनी चाहिए। ये 1 नंबर पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखना है कि कृत्रिम रेशे चूंकि एक प्लास्टिक के भांति होते हैं इसलिए गर्मी में वो गर्मी में उनका जो तापमान है वो अधिक रहता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि गर्मी में कृत्रिम रेशे तपते हैं, उनसे बने हुए कपड़े भी हमें अधिक तापमान हमारे शरीर को प्रदान करते हैं। और जबकि सूती जो वस्त्र है वो प्राकृतिक रेशों से बना होता है, वो तापमान को बढ़ाता नहीं है
वो प्लास्टिक की भांति व्यवहार नहीं करता है, इसलिए भी हमें सूती वस्त्र से बनी कमीज गर्मी के लिए खरीदनी चाहिए। और फिर ये दोनों पॉइंट लिख करके लिखना है। तो उपरोक्त दोनों बिंदुओं के आधार पर हम राणा को गर्मियों के लिए सूती वस्त्र से बनी हुई कमीजें खरीदने की सलाह देंगे। तो इस तरह से आपको लिखना है इसका पॉइंट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। संक्षारक यानी जो अपघटित हो जाता है, कम समय में मिट्टी में मिल जाता है अपघटित होकर के, और असंक्षारक वो होता है जो लंबे समय तक अपघटित नहीं होता। तो प्लास्टिक अपघटित असंक्षारक होता है, इसके बारे में यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर इसमें आपको यहाँ से आंसर लिखना है, प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते, उनका संक्षारण आसानी से नहीं होता, इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। ये आंसर लिखना है। इसमें क्या है कि प्रश्न में क्या पूछा था अपने को कि उदाहरण देकर स्पष्ट प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। तो ये उदाहरण आ गया ना यहाँ पर कि इसका प्रयोग हम अनेक रसायनों और अनेक पदार्थों के संचयन हेतु कर रहे हैं। ये उदाहरण है इस बात का कि ये असंक्षारक होता है, यानी ये क्रिया नहीं करता। असंक्षारक उसको कहते हैं जो किसी से क्रिया नहीं करता। तो ये एक उदाहरण बन गया कि इसमें हम चीज़ों को डाल के रख रहे हैं, केमिकल्स को भी रख रहे हैं, इसमें रसायनों को भी रख रहे हैं और खाने पीने की सामग्री को भी रख रहे हैं प्लास्टिक में। तो ये एक उदाहरण हो गया कि ये असंक्षारक है क्योंकि ये उनसे रिएक्शन नहीं करता, क्रिया नहीं करता। तो ये आंसर अगर अपन लिखते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें ये उदाहरण आ जाता है कि प्लास्टिक असंक्षारक होता है। अगला प्रश्न है, क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और उसके जो शुक हैं, जो उसके ब्रिस्टल जिसको हम कहते हैं, जो धागे जैसे होते हैं जिनसे ब्रश करते हैं हम, हैंडल और उसके जो ब्रिस्टल होते हैं वो एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए? अब अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। तो आपको क्या लगता है दोनों एक पदार्थ के कैसे बनाए जा सकते हैं? क्योंकि जो ब्रिस्टल्स होते हैं, जो रेशे होते हैं, वो तो बहुत ही मुलायम होने चाहिए, क्योंकि अगर वो कड़क होंगे तो हमारे दांतों को और मसूड़ों को नुकसान पहुंचा देंगे। और जो हैंडल है वो नरम होगा तो फिर वो टिकेगा ही नहीं। तो इसका आंसर आपको यही लिखना है कि दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि अगर ब्रिस्टल कुछ ज्यादा कठोर प्लास्टिक के होंगे तो वो हमारे दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुंचा देंगे। इसी तरह अगर हैंडल ब्रिस्टल जैसे नरम प्लास्टिक का हुआ तो हम उसको ठीक से पकड़ नहीं पाएंगे और हम ब्रश नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोनों अलग अलग प्लास्टिक के ही बनाने चाहिए, जैसा कि बनाते भी है कंपनियां, ताकि हैंडल आसानी से पकड़ा जा सके और उसको ब्रश आसानी से हम चाहे जिस दिशा में मोड़ा जा सके और उसका सही उपयोग किया जा सके। और ब्रिस्टल नाइलॉन के बने होते हैं और वो नाइलॉन के ही होने चाहिए ताकि वो लंबे समय तक टिकाऊ भी रहें और वो कड़क होने के कारण हमारे दांतों और मसूड़ों को नुकसान भी न पहुंचाएं। तो ये इसका आंसर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जहां तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। देखिए, प्लास्टिक ऐसी चीज है जिसको एक बार अपन ने काम में ले लिया ना तो फिर उसका इलाज नहीं कोई। आप क्या करोगे उसका? या तो फेंकोगे या जलाओगे उसको। फेंकोगे तो भी वो नहीं खत्म होगा, जलाओगे तो विषैली गैसें निकलेगी उसमें से। इसलिए उसको काम में ही नहीं लेना, यही एक उपाय है। तो इसके लिए हम लिखेंगे कुछ कि इसके ऊपर आपको सलाह देनी है कि जहां तक संभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। तो यहां आप लिख सकते हैं, यहां से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, यह पर्यावरण हितैषी नहीं है, यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतया जलने में लंबा समय लेता है,
इस प्रक्रम में यह भारी मात्रा में विषैली धूम यानी धुआं उत्सर्जित कर पर्यावरण प्रदूषित करता है। तो यहां तक लिखने के लिए के बाद में लिखना है अतः, यहां पर लिखना है अतः यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। बस यही आंसर है इसका, क्यों बचिए वो लिख दिया अपन ने। प्रश्न संख्या 13 है, कॉलम ए के पदों का कॉलम बी में दिए गए वाक्य खंडों से मिलान कीजिए। तो यहां पर पॉलिस्टर को किससे मिलाएंगे? पॉलिस्टर के कपड़ों पर आसानी से बल नहीं पड़ते, तो आप इसको इससे मिला देंगे। टेफ्लॉन एक प्लास्टिक है जिसकी परत आती है वो नॉन स्टिक तवे और कढ़ाई पर, तो न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है टेफ्लॉन। रेयॉन जो है वो कास्ट लुगदी से बनता है, और नाइलॉन से पैराशूट और मोजे बनाने के में उपयोग होता है नाइलॉन का। आपको मेरी सलाह यह है कि कॉलम ए एज इट इज लिख दें आप, इसके करेक्ट आंसर इनके सामने लिख दें ताकि ये क्रॉस लाइन्स आपको नहीं ड्रॉ करनी पड़े। 14वां क्वेश्चन है, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, टिप्पणी कीजिए। समझिए इस बात को कि संश्लेषित रेशों का जो औद्योगिक निर्माण हो रहा है, यानी फैक्ट्रियों में इतनी लार्ज स्केल पर इतनी बड़ी मात्रा में जो ये संश्लेषित रेशों का निर्माण हो रहा है औद्योगिक रूप से, यानी फैक्ट्रीज में एक लार्ज स्केल पर बहुत बड़ा उत्पादन जो हो रहा है संश्लेषित रेशों का, ये वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक सिद्ध हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे इसके आंसर में? हम इस कथन से पूर्णतया सहमत हैं कि संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, क्योंकि आज जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है, दिन दूनी रात चौगुनी गति से जनसंख्या बढ़ रही है, उस जनसंख्या को कपड़ों की पूर्ति के लिए अगर सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों पर हम निर्भर रहेंगे तो प्राकृतिक संसाधन कम पड़ जाएंगे और हमें फिर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना पड़ेगा। हो सकता है कि कपड़ों की आपूर्ति को पूरा करने के लिए खेतों में फिर अनाज की जगह कपास ही बोनी पड़े, और फिर जंगल कटेंगे, क्योंकि जब खेतों में कपड़ों से संबंधित रेशों को उगाया जाएगा, कपास की जैसे रेशों को उगाया जाएगा, तो फिर खेती कहाँ की जाएगी, और उस स्थिति में फिर खेती के लिए जंगलों को साफ किया जाएगा, तो जंगलों का विनाश होगा। इसलिए आज अगर कृत्रिम रेशों का औद्योगिक उत्पादन किया जा रहा है, तो उसके कारण से कहीं न कहीं प्राकृतिक रेशों की जो उत्पादन की दर है वो सीमित मात्रा में है, और उसी के कारण हम खेतों में अनाज उगा पा रहे हैं और उसी के कारण जंगलों का विनाश होने से बच रहा है। अतः हम इस उपरोक्त कथन से पूर्णतया सहमत हैं। ये आपको लिखना है। और अब है 15वां और लास्ट क्वेश्चन इसका। यह प्रदर्शित करने हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। थर्मोप्लास्टिक कौन सा होता है? जो नरम प्लास्टिक होता है। देखिए, थर्मोप्लास्टिक जो मुड़ जाता है गर्म करने से, वो थर्मोप्लास्टिक होता है। ये विद्युत का कुचालक है, ऐसा बताने का एक क्रियाकलाप बनाना। देखिए, मैं आपको पहले तो ऐसे ही समझा दूं कि देखो, तार जो आता है ना बिजली का, उस पर एक परत चढ़ी हुई आती है प्लास्टिक की, वो करंट। अब ये किसका कुचालक का कह रहा है? कि विद्युत का कुचालक। तो बिजली, अब मैं बता रहा हूं आपको इसका आंसर, वो आपको लिखना है। इस क्रियाकलाप हेतु हम एक बिजली का तार लेंगे जिस पर थर्मोप्लास्टिक का आवरण चढ़ा होगा। बिजली में लगे होने के बावजूद, बिजली का प्रवाह होने के बावजूद अगर हम इसको छूते हैं, जिस कॉपर के तार पर थर्मोप्लास्टिक का आवरण चढ़ा है, उस तार को अपन बिजली के प्रवाह के होने के बावजूद भी छूते हैं, तो हम करंट हम पर असर नहीं करता, हमें झटका नहीं लगता। इससे सिद्ध होता है कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। अगर वो सुचालक होता तो करंट अंदर के तार से बाहर आता
और हम पर उसका असर होता। लेकिन थर्मोप्लास्टिक की परत चढ़े होने के कारण से, चूंकि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, वो करंट बाहर नहीं आया और हम करंट से बच गए। इससे सिद्ध होता है कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। इसी तरह जब कभी हमें किसी तार को आगे किसी से जोड़ना होता है, यानी करंट को आगे पहुंचाना होता है, तो हम उस परत को उतारते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो हम उस प्लास्टिक के परत को छील कर अलग कर देते हैं, और फिर अगर अपन उस तार को कहीं पर छूते हैं या उसको जोड़ते हैं तो करंट आगे चला जाता है। इन दोनों ही बातों से ये निष्कर्ष निकलता है कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। तो ये आप लिख सकते हैं जो मैंने बोला है। इसके क्वेश्चंस सारे अपन ने कंप्लीट कर दिए हैं। अब कुछ ये विस्तारित अधिगम है, क्रियाकलाप, परियोजनाएं वगैरह है, ये अपन अगले वीडियो में करेंगे, छोड़ेंगे नहीं इनको। इनमें से जो जो अपन कर सकते हैं, जो जो आंसर कर सकते हैं, जो जो एक्सप्लेनिंग कर सकते हैं, वो अपन करेंगे। लेकिन टाइम अभी अपने पास बचा नहीं है, और वैसे भी काफ़ी हो गया आपके लिए आज रिटर्न वर्क। तो ये जो 15 क्वेश्चंस है ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। हैंडराइटिंग का ध्यान रखें, बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में करें, ताकि आसानी से आप भी उनको पढ़ सकें और हम भी उसको पढ़ सकें, और इस रिटर्न वर्क का कोई मतलब निकल सके, आपके काम आ सके। क्योंकि बोर्ड क्लास है और एग्ज़ाम होगा, ये मैं और बता दूं आपको। ऐसा मत सोचना कि 0 सेशन हो जाएगा, एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग अच्छी हैंडराइटिंग में आंसर्स लिखेंगे तो आपके उपयोग में आएंगे ये आंसर। तो आप अच्छी हैंडराइटिंग में भी करें और इनको याद करते चलें। जो अप टू डेट याद करता हुआ चलेगा उसको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो डू दिस वर्क इन ए गुड हैंडराइटिंग एंड ट्राई टू लर्न देम। Okay dear students, have a nice day. See you and bye.